हमें क्या क्या एग्जामिनेशन में दिखेंगे, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन ऑन अफेक्टेड साइड। जिस साइड अफेक्ट हुआ है उस साइड चेस्ट का एक्सपेंशन, मतलब जितना कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या चेस्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो एक तरह से वो फूलता है, तो वो जो फूलापन है ना वो नहीं, उतना नहीं होगा। डल परकशन पर तो परकशन क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो परकशन जब भी करेंगे तो डल सुनाई देगा, डल साउंड आएगा। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड डल आएगा और वोकल रेजोनेंस इंक्रीज मिलेगा। अब क्लासिफिकेशन करते हैं इसका बेस्ड ऑन वेयर इन्फेक्शन वॉज एक्वायर्ड एज वेल एज कॉज। अभी तक हमने देखा कि इन्फेक्शन कहाँ किस तरह से लंग्स में हुआ है, लोब्स में हुआ है, ब्रोंकियल्स में हुआ है, एल्वेलाई में हुआ है। अब हम क्या देखेंगे कि इन्फेक्शन हुआ कहाँ है और इसका कॉज क्या है। इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है और कहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी कॉज कर रहा है इन्फेक्शन, उस पर कब आया, कब इन्फेक्ट हुआ वो पर्सन, ये हम देखेंगे। अब इसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन में। तो पहला आ गया है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरा आ गया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और थर्ड आ गया एस्पिरेशन निमोनिया, और फोर्थ आ गया क्रोनिक निमोनिया। अब पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की बात करेंगे, तो इसमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसमें कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है स्ट्रेप्टोकोकस, हेमोफिलस, कैटेलिस, आरएसवी, ये सारे इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। और अब हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की बात करें तो उनको नोजोकॉमिकल निमोनिया भी कहते हैं। और ये कब होते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड कब होते हैं, जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है और वो 2 दिन मतलब 48 आवर्स हॉस्पिटल में स्पेंड करता है, और उससे पहले उसे निमोनिया नहीं रहता है, बल्कि वो किसी और रीज़न की वजह से हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर उसे निमोनिया कॉज हो जाता है, उसे हम कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो अब हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो जैसे कि एक तो एक्सपेंशन ऑन अफेक्टेड साइड, चेस्ट का एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाएगा जिस साइड वो अफेक्टेड है, और परकशन के टाइम पे डलनेस आएगी, और ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड फाइन नहीं होगा, और इंक्रीज वोकल रेजोनेंस। अब इसका दूसरी तरफ से क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जो कि बेस्ड है किस पे, इन्फेक्शन वॉज एक्वायर्ड एज वेल एज कॉज, कि इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, कहाँ से एक्वायर्ड किया गया है और कॉज क्या है इसका। तो इसमें पहला आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया और क्रॉनिक निमोनिया। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में क्या है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही ये इन्फेक्शन होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसके स्ट्रेप्टोकोकस, हेमोफिलस, मोरेक्सेला और कैटेरेलिस, इन्फ्लुएंजा, आरएसवी। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड की बात की जाए तो ये इसको नोजोकॉमियल निमोनिया भी कहते हैं। अब ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, इसमें क्या है कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस टाइम पे उसे रिस्पायरेटरी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, ना ही निमोनिया है, लेकिन एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद या 2 दिन के बाद उसे निमोनिया हो जाता है, उसे बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। टाइम ऑफ एडमिशन टू द हॉस्पिटल, डेवलप इन अ पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर लॉन्गर देन 48 आवर्स, डेवलप निमोनिया, उस टाइम पे वो निमोनिया डेवलप कर लेगा 48 आवर्स तक अगर वो एडमिट रहता है, हॉस्पिटलाइज रहता है। तो पॉजिटिव एजेंट इसके हैं एंटेरोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस। अब एस्पायरेशन निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया वेरी कॉमन इन हॉस्पिटल सेटिंग, हॉस्पिटल्स में ही ये भी कॉज होता है, लेकिन ये उनमें होता है जो पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में है या जिनको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग के टाइम पे वो एस्पायरेट कर लेते हैं बैक्टीरिया को जो निमोनिया कॉज कर देता है। और अब इनको क्या हो जाएगा, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है लंग्स में, और कॉम्प्लिकेशंस इसके बहुत सीवियर हैं, हेमरेज हो जाएगा, प्लूरल कैविटी में, ब्रेन एब्सेस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, ट्रेवल करता है ब्लड स्ट्रीम से, बैक्टीरिया ट्रेवल करता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है ड्यू टू एनाटॉमिकल वेरिएशन। अब एनाटॉमिकल वेरिएशंस है तो क्या है कि जो राइट लंग है उसका जो हीलियम पार्ट है, राइट लंग का जो हीलियम पार्ट है वो वाइडर है, और वाइडर होने की वजह से जो भी इस तरह का कोई भी एक्टिविटी होता है तो वो सबसे पहले राइट लंग में जाता है, क्योंकि वहाँ का स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और वहाँ पे जाना भी इजी है। और पॉजिटिव एजेंट है इसके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस। तो गाइज अब हम देखेंगे क्रोनिक निमोनिया। क्रोनिक निमोनिया
का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है फंगस, यह होगा फंगस की वजह से। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं वो जो मेनली उन्हीं को ये होता है। नॉर्मली ऐसे कॉमनली हमें नहीं मिलता ये इसका केस। अब ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए उस पेशेंट में। एक तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आपको पता है टीबी हो जाती है। और एस्परजिलस, एस्परजिलस भी क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, ये भी लंग्स में हो जाता है। नोकार्डिया, नोकार्डिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये सिमिलर है टीबी और निमोनिया से सिमिलर ही है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आता है क्रोनिक निमोनिया में, एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, इम्फाइमा हो जाता है, बैक्टीरियल डिसेमिनेशन और सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाता है। अब साइन और सिम्टम देखेंगे, मैलेज, फीवर एंड चिल, कन्फ्यूजन, टैकीकार्डिया, डिस्निया, कफ, प्रोडक्टिव वॉमिटिंग, डायरिया, बॉडी पेन, है ना। और रिस्क फैक्टर में जो पेशेंट है अगर वो 65 प्लस में है तो वो मेनली रिस्क फैक्टर में आता है और उसे हाथों हाथ हॉस्पिटलाइज करवा देना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहिए। और जो स्मोकिंग करते हैं, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहे हैं, एक दिन में 10 पैकेट सिगरेट्स पी रहे हैं या एक महीने में 2 से 3 पैकेट सिगरेट पी रहे हैं, वो भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। और जो पैसिव स्मोकिंग मतलब जैसे किसी घर में कोई स्मोक कर रहा है और उसी घर में बाकी फैमिली के मेंबर्स रह रहे हैं और वो भी उस धुएं से या उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी ये हो सकता है। और मालनरिस्ड, मालनरिस्ड और अंडरलाइंग लंग डिसीज, जिनको पहले से ही कोई ना कोई लंग डिसीज़ हो रखी है, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रखा है, जो लॉन्ग टाइम से मेडिकेशंस ले रहे हैं अलग अलग तरह की, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको। अब हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे जिसमें पहला है एक्सरे। एक्सरे में क्या है कि जब आप कोई भी ऐसे एक्सरे लेते हैं, है ना, तो उसमें हमें क्या फाइंडिंग क्या होती है कि नॉर्मली हमें ब्लैक और एक ऐसे वाइट से लाइंस दिखते हैं और जो वाइट स्पॉट होते हैं, है ना। लेकिन जब हम निमोनिया का एक्सरे देखेंगे तो उसमें बहुत सारा वाइट कलर का ऐसे आपको दिखेगा और जो इंडिकेट करेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपका फ्लूइड फील्ड है, वाइट कलर का ऐसे। और अगर पैचेस में निमोनिया है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे आपको पैचेस दिखेंगे उसके। और इससे सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ भी हमें पता चल सकता है, इन्फेक्शन कितना क्या फैल रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी हमें अच्छे से पता चल सकता है। अब है यूरिन एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया जैसे कोकस निमोनिया है ना, तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और वो यूटीआई भी कॉज करते हैं। तो जब हम यूरिन एंटीजन टेस्टिंग करेंगे तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एजेंट है, इसकी वजह से डिसीज़ हो रही है। स्पूटम टेस्टिंग में क्या आ जाता है कि ग्रेन स्टेन लेना है और आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का कौन सा ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोप में हम कल्चर करेंगे और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, उसमें हमें फाइंडिंग्स में मिल जाएगा। फुल ब्लड काउंट हमें क्या बताएगा कि जैसे WBC का जो नंबर है वो बढ़ा है या कम है। अगर वो बढ़ा है या कम है तो उससे भी कहीं ना कहीं हम डिसीज़ की सीवियरिटी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। न्यूट्रोफिल इंडिकेट करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर न्यूट्रोफिल का नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो हमें बताएगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है। और इलेक्ट्रोलाइट यूरिया क्रिटेनिन, तो इलेक्ट्रोलाइट यूरिया क्रिटेनिन ये कहाँ ये तब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट यूरिया क्रिटेनिन जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, उस टाइम पे हम ये करेंगे। और सीवियरिटी ही इंडिकेट करती है कि ये करना है या नहीं करना है। और उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब इन्फ्लामेशन है लंग्स में, तो लंग्स के जस्ट नीचे यहाँ पे आता है हमारा लीवर। शायद मैंने थोड़ा गलत बना दिया, है ना, यहाँ पे आता है लीवर। और क्योंकि अब इसमें इन्फ्लामेशन हो रखा है तो ये क्या करेगा, लीवर को कंप्रेस करेगा। जब लीवर को कंप्रेस करेगा तो लीवर के ऊपर प्रेशर आएगा और जिसकी वजह से लीवर में भी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन या एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होगी। अब ब्लड कल्चर टेस्ट करेंगे हम, जिसमें कि अगर बैक्टीरिया पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, स्प्रेड हो गया है, तो अब ये सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं रहेगा, अब ये दूसरे ऑर्गन्स को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। इसके लिए ब्लड कल्चर टेस्ट करवाना चाहिए। अब मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो पेशेंट विथ निमोनिया नीड ऑक्सीजन
with tachypnea, hypoxemia, hypertension and acidosis require oxygen before looking at other management. तो जो भी पेशेंट है निमोनिया का, उसे एक तो ऑक्सीजन चाहिए, और जितने भी उसे रिस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट हो रहा है पहले तो उस डिस्कम्फर्ट से उसे रिलीफ मिलना चाहिए। तो पहला मैनेजमेंट तो हमारा ये है कि जो भी उसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे उसे आराम दिया जाए। और दूसरा है इंटरवीनस ब्लड। इंटरवीनस ब्लड उनको देंगे जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, या जिनकी एज 65 प्लस में है और एल्डर हैं वो, और तो उन्हें हम इंट्रावीनस ब्लड देंगे। पेन में ओपियोइड्स देंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे, ताकि उन्हें एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जल्दी से वो हो जाए। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है इम्पीरिकल थेरेपी। इम्पीरिकल थेरेपी क्या है कि ये हमें बताएगी कि कौन सा पैथोजन है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बताएगा उस पैथोजन का, और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बताएगा, एलर्जिक बताएगा। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम करेंगे इम्पीरिकल थेरेपी देंगे पेशेंट को, और उससे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे।